और देन वी कम अक्रॉस द वार्पिंग। तो वार्पिंग में वी डिस्कस्ड दिस पैरेलल वाइंडिंग ऑफ yarn फ्रॉम कोन और चीज पैकेज ऑन टू अ वार्प बीम इज कॉल्ड एज वार्पिंग। तो in the winding process, you made cone or cheese, and then finally you convert into a beam. Beam means warpers beam that we talk about. इस तरीके से आप warpers beam बनाते हो। तो वो कैसे, आप कोन या चीज़ जो कि वाइंडिंग से आ रहा है उसको आप एक पैकेज में बनाते रहे होते हो वार्पिंग बीम्स में। और वाई वार्पर्स बीम इज मेड, so in the later process in the loom you have prepared the warp, and then you only prepare, then only you insert the weft by the picking mechanism. So in this type, this all things can occur. So what is the objective of warping? To wound up the fixed length of the yarn onto a warp beam. Means you have to fix the yarn onto a warp beam to increase the weavability of the yarn, to increase production, to increase the quality of the yarn. So all these things are done so as to make the weaving more feasible and more easy kind of thing, to make the convenient yarn sheet for sizing process। तो इस तरह से बनाते हैं ताकि आपके फर्दर साइजिंग प्रोसेस में उसको आसानी से हो जाए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम ऑफ वार्प यार्न, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल शीट यार्न, वाइंडिंग, combination of small packages, minimize the yarn faults. So the what is the main importance? Main importance is we prepare a single beam of warp yarn, and what are the requirements? Means it should have minimum tension. Minimum tension means the tension of all wounds must be uniform and possibly constant during the withdrawal. It should not affect the physical properties of the yarn. मीन्स जो हम लोग कर रहे हैं इसका यान के ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इन द सेंस कि it should not affect the physical or mechanical properties of the yarn. It is done to make the weaving process more easy and feasible. तो और इसमें क्या होता है, इसमें आपका टेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। दिस इज़ ऑल इम्पोर्टेंट। और दो दो तरीके की मेन वार्पिंग मशीन्स हैं, सेक्शनल वार्पिंग मशीन और डायरेक्ट हाई स्पीड डायरेक्ट वार्पिंग मशीन। तो इसमें आपको डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वन इज द सेक्शनल वार्पिंग। इट इज़ डन फॉर पैटर्न वार्पिंग। पैटर्न मीन्स वेयर पैटर्न, अगर आपको जहाँ पैटर्न बनाने होते हैं वहाँ आप सेक्शनल वार्पिंग का यूज़ करते हो। जैसे हम लोग चेक्स की बात करते हैं, जो शर्ट्स की बात कर रहे हैं, चेक्स, चेक की जो अगर आप बात करते हो, जो चेक शर्ट्स हैं, या आपको कोई अलग से डिज़ाइन बनानी होती है या कोई पैटर्न बनाना होता है, तो यू यूज़ सेक्शनल वार्पिंग। एंड डायरेक्ट वार्पिंग आपकी एक सिंगल सिंगल यार्न पे वो बन जाता है। सेक्शनल वार्पिंग में क्या है, छोटे छोटे आप सेक्शंस लेते हो, वन यार्न, सेकेंड यार्न। तो इस तरीके के अगर आपके सेक्शनल स्ट्रक्चर कोई हो रहा होगा, देन यू कैन यूज़ दिस सेक्शनल वार्पिंग प्रोसेस एज वेल। So these are two important, and other types are ball warping, cross warping, chain warping. It is not in the syllabus of either things. So हम लोग को पढ़ना, these two are very important है। तो इसका आपको रोल समझना important हो जाता है। Then we further move on to other aspects such as sectional warping. It is done over two stages. First, winding the yarn in the tapered drum and then rewinding the warp yarn onto this beam. मतलब आप इसमें डबल, एक तरीके से आप इसको एक जो ड्रम में जहाँ पे आपकी वो वार्पिंग हो रही है, पहले सबसे पहले आप इधर लेकर के आओगे, उसके बाद आप दोबारा से वाइंड करोगे। इन दिस मैनर इन प्रॉपर सेक्शंस मीन छोटे छोटे सेक्शंस में आप कर रहे होगे टू प्रोड्यूस फैंसी फैब्रिक। जैसे आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि चेक फैब्रिक और स्ट्रिप फैब्रिक्स। स्ट्रिप मीन्स कुछ धारियाँ जैसी, कुछ लाइंस जैसे, इफ़ यू टॉक अबाउट, तो ये आप बात करोगे सेक्शनल वार्पिंग मशीन में। और टू स्टेजेस इज इन्वॉल्व। प्रोडक्शन इज लेस। वाई प्रोडक्शन इज लेस? बिकॉज यू प्रोड्यूस फैंसी फैब्रिक्स, आप दो फैब्रिक को यूज़ कर रहे हो, तो इट प्रोड्यूसेस लेस थिंग्स। प्रोडक्शन लेस है और प्रोसेस इज टिपिकली कॉस्टली। फिर दिस इज अ सेक्शन, दिस इज अ टिपिकल सेक्शनल वार्पिंग मशीन एज यू कैन सी हेयर। Direct warping machine में we what we do is, in direct warping machine the yarn is parallel
वाउंड ऑन टू अ वार्पिंग बीम, डायरेक्ट इसको वाउंड कर देते हैं एट वंस एंड सिंपल फ्लैंज बीम को यूज़ करते हैं। इट इज़ रिगार्डेड एज हाई स्पीड प्रोसेस, तो इसकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है, और प्रोडक्शन इज हाई, प्रोडक्शन भी हाई होगा बिकॉज सिंस इट इज़ डन इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम, और इसमें आप हाई क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करते हो, हाई क्वांटिटीज़ कैन बी प्रोड्यूस्ड, हाई क्वांटिटीज़। और वेयर एज सेक्शनल में द इशू क्या आता है, क्योंकि वहाँ फैंसी और स्ट्रिप्ड फैब्रिक्स को आप बना रहे होते हो, तो वहाँ पे आपका जो बल्क प्रोडक्शन है उसकी स्पीड कंपैरेटिवली लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द डायरेक्ट वार्पिंग मशीन। तो डायरेक्ट वार्पिंग मशीन यू कैन सी देयर, तो ये जो है आपके जो वीविंग में आप पैकेज बना रहे हो कौन चीज़, उसको यहाँ पे इस तरीके से वार्पर्स बीम बन रही है, यू कैन सी। तो इधर इस तरीके से ये वार्पर्स बीम बन के आएगी, और इसको आप पूरी तरीके से इसमें वाउंड हो जाएगा, तो दिस इज वार्पर्स बीम इज फॉर्म्ड इधर बाय द टू प्रोसेस एज यू कैन सी हेयर। तो कौन चीज़ आएगा और यहाँ पे वार्पर की एक बीम बन जाएगी, फाइनली उसमें हम लोग वेफ्ट इंसर्ट करेंगे बाय पिकिंग में। तो इसको दो पार्ट में करते हैं, क्रील और हेड स्टॉक। क्रील क्या है? क्रील इज फॉर माउंटिंग सप्लाई पैकेजेस फॉर इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, इट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द हेड स्टॉक इन एन अपराइट पोजीशन। मींस क्रील क्या है कि आप सप्लाई पैकेज को माउंट करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको रखने के लिए, दिस इज नोन एज क्रील एज वी नो। तो these are all different types of creel: single creel, magazine creel and traveling creel. So these the types although are not very important, but you can read these things as well कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, but as far as these things are concerned it is not very much important for this examination. तो components of creel क्या है? yarn clearer, yarn clearer is used to remove the faults of the yarn, मतलब means आप यहाँ पे yarn के बहुत सारे faults को remove कर रहे होते हो, जैसे कि slubs, naps और एटसेट्रा एटसेट्रा। Stop device is used to stop the machine when the yarn will be broken, as we already discussed earlier ki nowadays automatic stop motions are put when the machine will automatically be stopped if the yarn is broken. So in this way these things are discussed further. So these stationer yarn guide, so what is the basis of all these things? I think you can understand these things very clearly. और हेड स्टॉप द सेम थिंग इज देयर। हेड स्टॉप में आपका न्यूमेटिक प्रेशर भी होता है टू प्रेस द वार बीम विद द सरफेस कॉन्टैक्ट ऑफ द ड्राइविंग ब्रम। तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल दीज स्टडीज इज कि आपको एक बेसिक पार्ट्स पता होने चाहिए, उनके कंपोनेंट्स का आप डिस्क्रिप्शन बता पाओ या ना बता पाओ, बट यू शुड नो कि किस लिए क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से फॉल्ट्स आपके आ रहे होंगे वार्पिंग में, वीविंग में, और वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लिख रहा होता है। और एज़ फार एज गेट इज़ कंसर्न तो वहाँ पे भी आपके कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस जो है उन चीज़ों का ध्यान में आना चाहिए। Warp of center of the beam. If the creel width in the flanged beam is not carefully placed, this fault may occur. तो वार्प ऑफ सेंटर ऑफ द बीम मतलब वार्प जो है अपनी सेंटर से इधर उधर हो जाएगा, तो दीज टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स में अकर। अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस भी हो सकती है। वार बीम जो आप बीम बना रहे हो उसकी सरफेस ही आई गेस इफ़ इट इज़ नॉट स्मूथ देन दीज फॉल्ट्स में आकर। क्रॉस एंड्स, तो अगर कोई क्रीलिंग में मीन्स अगर आप धागे में बांध रहे हो किसी क्रील से, उसके बाद बीच में अगर कहीं टूट जाता है तो उसके बाद क्रॉस बन जाता है, कहीं से उलझ जाता है, एज वी कैन सी। टू मिनिमाइज दिस देयर शुड बी प्रॉपर टेंशन, इसीलिए वी रेड अबाउट टेंशनिंग सिस्टम्स कि वहाँ पे आपको टेंशन देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्नार्लिंग टेंडेंसीज एटसेट्रा।